नमस्कार। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय में अभ्यास कर रही कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मैं त्रिवेदी आरती आज यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले भी हमने हमारे वीडियो में हमारे पाठ्यपुस्तक आधारित इकाई क्या निराश हुआ जाए उसका अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हमारी पाठ्यपुस्तक में दी गई सुदर्शन जी द्वारा रचित एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है न्याय मंत्री, तो उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले भी कई कहानियाँ पढ़ी है कि जिसके द्वारा सत्य क्या होता है, न्याय किसे कहते हैं, सच्चा न्याय क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया है, जिसके द्वारा हम सच्चे न्याय की खोज कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक कहानी के द्वारा न्याय की निष्पक्षता का अभ्यास करेंगे, जो हमें संदेश देती है कि न्याय कभी भी प्रजा को नहीं देखता, न्याय कभी भी राजा को नहीं देखता। यानी कि न राजा हो न रंक हो, लेकिन न्याय सबसे बड़ा है। ऐसे अध्ययन को आज हम करने जा रहे हैं। हमारी कहानी है न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का परिचय ले ले तो सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म जो है वह 1896 में यानी कि पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कहानियों लिखने का बड़ा ही शौक था और इसी समय में उन्होंने कहानी लिखने का प्रारंभ भी किया है। उन्होंने पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि कई सारे काव्य संग्रह हमारे हिंदी साहित्य को दिए हैं। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। ऐसे बहुत ही बहुचर्चित लेखक जो है, इसके द्वारा जो एक छोटी सी बोधात्मक कहानी है न्याय मंत्री, उसका अध्ययन करें। तो इस कहानी में सम्राट अशोक जो है वह सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। इसी दरमियान शिशुपाल से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जब शिशुपाल यह कहते हैं कि अगर अवसर मिले तो सच्चा न्याय किसे कहते हैं यह मैं बता सकता हूँ, तो इस को देखकर राजा जो है वह शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाते हैं और न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल ने न्याय को दर्जा दिया। न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है, इस सूत्र को साबित भी किया। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर कई सारे प्रयास किए गए हैं। नई पीढ़ी को इस कहानी से प्रेरणा देते हैं कि न्याय तंत्र हमेशा जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए, यानी कि न्याय जो है वो निष्पक्षता का भाव रखता है। तो अब हम कहानी का अध्ययन करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर और सत्कार किया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था यानी कि परिस्थिति के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आज का बड़ा ही अन्याय चल रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अगर अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं।
तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, शिशुपाल ने कहा, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, बिल्कुल नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, शिशुपाल ने कहा। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर ली। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, राजा ने कहा। आप न्यायमंत्री हुए और अपने हाथ में से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्यायमंत्री बने। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल को तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। रात दिन एक करने यानी रात दिन एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री में साहस से कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, सम्राट अशोक ने कहा। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निशब्दता छा गई। सब स्तब्ध हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। सम्राट का चेहरा क्रोधित से लाल हो गया। क्रोधित से लाल हो जाना यानी कि गुस्सा आना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए।
न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा है, अवश्य ही, पर वह उदंड था। सम्राट ने उत्तर दिया, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें दंड देना ही चाहिए, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय प्रस्तुत किया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया, लेकिन वह मनोमन प्रभावित भी थे। स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में वह सफल भी हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद हो जाना मतलब आनंदित तो हो जाना। सभा में सन्नाटा छा गया था। सन्नाटे का अर्थ होता है नीरव शांति, कुछ सुनाई न देना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है और शास्त्रों में राजा को तो ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतः यानी कि इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि न्याय निष्पक्ष होता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो सम्राट ने उसे देखा और शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री फिर से निरुत्तर हो गए। पूरी कहानी में हमने देखा कि एक युवक के रूप में राजा सम्राट जो है, अशोक राजा जो है, वह एक सच्चे न्याय मंत्री की खोज करता है और इसी समय में सच्चे न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल उन्हें मिलते हैं और शिशुपाल जो है वह सच्चा न्याय मंत्री बनने में सफल भी होता है और सच्चे न्याय मंत्री के बलबूते पर वह राजा को भी नहीं छोड़ते और लोगों को सीख देते हैं कि न्याय जो है वह निष्पक्ष होता है। सुदर्शन जी इसी कहानी के द्वारा हमें भी यही संदेश देते हैं कि न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है, न्याय तो न्याय ही होता है। अब हम शब्दार्थ की समझूती लेते हैं। हमारी कहानी में सौभाग्य शब्द था, उसका अर्थ होता है सद्नसीब, सुगम यानी कि सरल, अवसर यानी कि मौका, राजमुद्रा राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध सुव्यवस्था, उदंड यानी कि अविवेकी, निशब्दता यानी कि शांति। इसके बाद मुहावरे का अध्ययन कर ले। कहानी में मुहावरे थे, या सहम जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मचाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ जाना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना और आंखें खुल जाना यानी कि सही परिस्थिति समझाना। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हमने यहाँ पे स्वाध्याय दिया है। इस स्वाध्याय का आपको अध्ययन करना है, लेखन कार्य करना है। इसके बाद मैंने एक छोटी सी कहानी का वीडियो क्लिप जो है वह भी आपको प्रस्तुत किया है, जिसको आपको देखना है और कहानी का आनंद लेना है। धन्यवाद।